बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण शुरूआत कंदासीं। पहिरें हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान ऐं न्यूज़ीलैंड जी सीरीज़ जे हवाले सां, जिते पहिरां 5 मैचुनि जी T20 सीरीज़ थी, जेका बराबरि थी, हिकु मैच ड्रा थी, जॾहिं त 2 मैचूं जेका आहिनि न्यूज़ीलैंड खटियूं ऐं 2 पाकिस्तान खटण में कामयाबु थियो। उन खां पोइ वनडे सीरीज़ जी शुरूआत थी। वनडे सीरीज़ जूं 2 मैचूं पाकिस्तान खटण में कामयाबु थियो आहे, जॾहिं त बक़ाया 3 मैचूं अरबा खां कराची में शुरू थी रहियूं आहिनि। टोटल 5 मैचुनि जी हीअ वनडे सीरीज़ आहे, जंहिंमें 2-0 जी बरतरी हासिल आहे पाकिस्तान खे। फ़खर ज़मा हिकिड़े ज़बरदस्त फॉर्म में असांखे नज़र अची रहियो आहे। फ़खर ज़मा गुज़िरियल मैच में 180 रन्सूं ठाहियूं, नॉट आउट रहियो ऐं पाकिस्तान खे मैच खटाइण में हिकिड़ो अहम किरदारु अदा कयो। ओवरऑल पाण पाकिस्तान ऐं न्यूज़ीलैंड जी सीरीज़ जे हवाले सां शुरूआत कंदासीं प्रोग्राम जी। ऐं इन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु वीडियो कॉल ते जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर ठीक ठाक। सर क्या कहेंगे पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वनडे सीरीज में, स्पेशली अगर हम उस पर बात करें, फ़खर जमा छाए हुए हैं, दोनों मैचेस में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है और 3rd कंसेक्यूटिव सेंचुरी है उनकी, लगातार 3री सेंचुरी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। क्या कहेंगे फ़खर जमा के फॉर्म के हवाले से और ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वनडे सीरीज में उसके हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने टेलीविजन सेट पे अपने प्रोग्राम में मुझको मदऊ किया। जहाँ तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, फ़खर जमान पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लीड कर रहे हैं और जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि 3री कंसेक्यूटिव सेंचुरी है और माशाल्लाह फ़खर जमान ने ये बात साबित की है कि वो इस वक्त पाकिस्तान टीम के बेहतरीन ओपनर है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि कराची में होने वाले वनडे मैचेस के अंदर भी फ़खर जमान इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करेंगे। सर अब एक नई बहस छिड़ गई है कि फ़खर जमा, क्योंकि उन्होंने वनडे मैच में तीनों मैचों में सेंचुरी स्कोर की है, लगातार 3री सेंचुरी है उनकी वनडे में, तो ये बहस छिड़ गई है कि T20 में भी उनको ओपनिंग ही करनी चाहिए। तो क्या कहेंगे, अब बाबर और रिजवान जो एक अच्छी पार्टनरशिप जिनकी कायम है वनडे में और T20 में, वहां पर उनको क्या छेड़ा जा सकता है और उनकी जगह वनडे T20 में भी हम क्या ओपनिंग करवा सकते हैं फ़खर जमा से? देखिए, ये बहस कोई नई बहस नहीं है, ये बात है पिछले कई मतलब 1-2 सालों से मैं जो हूँ ये कर रहा हूँ मुख्तलिफ टेलीविजन स्टेशन पे और वीलॉग्स के अंदर कि रिजवान और बाबर नेचुरल T20 ओपनर्स नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक सिलसिला चल निकला और सबसे बड़ी बात, हमने 151 का जो टारगेट था वो चेज किया हिंदुस्तान के खिलाफ दुबई में वर्ल्ड कप के मैच के अंदर और उसकी वजह से जनाब एक बहुत बड़ी हवा हो गई कि जिन्हें बेहतरीन ये स्टार्टर थे और बिल्कुल दुरुस्त ये बात है, लेकिन असल नेचुरल ओपनर नेचुरल T20 ओपनर ये दोनों नहीं है। अगर फ़खर जमान से पहले फ़खर जमान किया करते थे ओपन और अगर दोबारा उनको T20 में ओपन कराया जाए तो मुझे उम्मीद है कि वो उससे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। लेकिन आज हमारा मसला T20 की ओपनिंग नहीं है जमशेद भाई, आज हमारा मसला उससे कहीं बड़ा है और वो मसला ये है कि पाकिस्तान इस साल वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। 50 ओवर का ICC मैन वर्ल्ड कप हो रहा है इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के अंदर। उससे पहले एशिया कप का फॉर्मेट भी वही है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं है? आज हमें अपने नाज़रीन के सामने ये बात करनी पड़ेगी कि क्या हमारे लड़के ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और अपने गेम प्लान और मेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से उस 50 ओवर की क्रिकेट के लिए दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीमों के सामने खेलने को तैयार है या नहीं है? सर मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि वर्ल्ड कप में हम खेलने जा रहे हैं भारत में, तो क्या वहां पर भी इसी तरीके से बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी या फिर वहां पर पाकिस्तान को हम स्ट्रगल करते हुए देखेंगे? क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा बहुत मसला जरूर है पाकिस्तान के लिए। भाई साहब, आपके लिए बड़े मसाइल हैं, कोई एक मसला नहीं है। आप 50 ओवर की क्रिकेट बहुत कम खेली है आपने 1 साल के अंदर और कोई बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। हाँ, फ़खर जमान ने 3 सेंचुरियां बना ली, हाँ जनाब रिजवान भी खेल गए, हाँ इमामुल हक भी खेल जाते हैं, लेकिन किसी एक लड़के में बाबर आजम खुद फ्रंट से लीड करते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल से बाबर आजम भी खेल जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि आपके लड़कों के आपसे मैं सवाल करता हूं कि इन टॉप के 5-6 बैट्समैनों में किस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि फला खिलाड़ी खड़ा है अभी क्रीज पे, फला खड़ा है तो बेफिक्र हो जाओ ये मैच पाकिस्तान जीत के आएगा? ऐसा कोई लड़का है, कोई एक लड़का है जिसके ऊपर आप आंख,
जिस तरह यूनुस खान थे, जिस तरह से मोहम्मद यूसुफ थे, इंजमामुल हक थे, ये लड़के थे तो आप आंख बंद करके लेट जाते थे कि यार अभी तो यूनुस खेल रहा है ना, पाकिस्तान जीत जाएगा। इंजमाम खेल रहा है ना, वो चेस कर देगा। अगर गैर मुल्की टीमों की बात करें तो विराट कोहली अपनी टीम को शुरू से लेके आखिरी तक जितवा के आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, स्टीवन स्मिथ, जॉनथन ट्राउट, केविन पीटरसन, ये वो लोग हैं कि जिन लोगों ने साबित सर किया है सर कि लेकिन हमने देखा है ना कि फखर जमा जब भी खेलते हैं तो वो एक बड़ी इनिंग खेलते हैं। उन्होंने ओपनिंग की और 180 रन भाई बनाए और भाई मैच को फिनिश करना वो भाई जानते हैं। बाबर आजम एक अच्छे और खिलाड़ी भाई हैं, मेरे वो भी भी फिनिश करना भाई जानते हैं। मेरे इमामुल हक वनडे में एक भाई अच्छी मेरे परफॉर्मेंस देते हैं। ओ भाई साहब, बी टीम से खेल रहे हैं आप। किधर है टिम साउदी, किधर है ट्रेंट बोल्ट, किधर है मिचेल सेंटनर, किधर है ये टॉप लड़के सारे आईपीएल खेल रहे हैं। कोई अच्छी बॉलिंग अटैक नहीं है, हाफ सर ट्रैकर लेकिन मार रहे हैं लेकिन आप। सर माजरत के साथ यही ट्रेंट बोल्ट थे, यही टीम सऊदी थे। 2019 का वर्ल्ड कप था, हम इंग्लैंड में खेल रहे थे, बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी और हमने एक जबरदस्त मैच जीता था उन। आप एक गेम जीते थे ना, जी एक गेम जीते थे, बस बस बस। उसके बाद क्या हुआ था आपका हिंदुस्तान के खिलाफ? मैं बैठा था मैनचेस्टर में, किस तरह से आप ताश के पत्तों की तरह हार रहे थे, किस तरह विकेटें आपकी गिर रही थी, किस तरह आप छक्के चौके हसन अली साहब खा रहे थे, वहीं पर जनाब आमिर खा रहे थे, कोई विकेट नहीं मिल रही थी किसी को। 150 रन पे 200 रन पे आपकी टीम बाहर हो गई थी। उससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या हुआ था? आप सेमीफाइनल तक तो पहुंच नहीं पाए थे। क्या बात कर रहे हैं यार, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने कौन से कारनामे दिए इस टीम ने, कौन से वर्ल्ड कप जीते हैं बता दो मुझे। 2019 में आपने बड़ी अच्छी बात की, वर्ल्ड कप पाकिस्तान की वर्ल्ड कप भी हारा, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप हारा, फिर T20 वर्ल्ड कप हारा, फिर सीरीज हारा, फिर जनाब सीरीज ड्रॉ करी, फिर सीरीज हारा, फिर सीरीज ड्रॉ करी सर लेकिन न्यूजीलैंड के सर अगर खिलाफ। देखें, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को ही देखें तो वो फाइनल तक भी नहीं जाता। हम कहीं ना कहीं फाइनल तक खेलते हैं ना। आप ये इसी चीज पे खुश है क्या हम इस दिन के लिए पैदा हुए कि हम जनाब जनाब खेल खाल के अपने जनाब अपना वो नहीं पहुंचे तो हम भी नहीं पहुंचेंगे? ये क्या बात हुई भाई, ये कौन सी बात हुई? वो 2011 में भी तो वर्ल्ड कप जीते थे, वो जनाब 1983 में भी तो वर्ल्ड कप जीते थे। आपने कौन सा वर्ल्ड कप जीता 92 के बाद से? बताइए। 2009 में आप T20 वर्ल्ड कप जीते थे ना। चलो छोड़ दो, वो बातें छोड़ दे। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपके पास मैच विनिंग बॉलर कौन है जो आखिरी 10 ओवर, 15 ओवर, 18 ओवर में अगली टीम को चारों शाने चित गिरा दे? आप 336 रन खा के बैठे हैं भाई। आपने दूसरे वनडे में 336 रन खाए हैं। जिस जिस बॉलिंग अटैक को आप कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है, वो 336 रन न्यूजीलैंड की लेकिन सर 336 रन अगर खाए हैं तो वो उन्होंने बनाए भी तो हैं। बैटिंग फ्रेंडली पिच थी जहां पर तो हर बॉलर को जो है मार पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं तारीफ करनी पड़ेगी नसीम शाह की, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है दोनों मैचेस में। भाई मेरे प्यारे भाई, 336 रन खाए क्यों है? दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग टीम सी टीम से खेल रही है न्यूजीलैंड की, और 336 रन खा के आप कह रहे हो जी बना तो लिए ना। हाँ, इत्तेफाक से बना लिया आपने। इससे पहले एक दफा आपने और बनाए थे इतने सारे रन, जो गेम आप जीते थे। पूरी तारीफ है पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट की। मसला ये नहीं है, आप मुसलसल रन खा रहे हो। आप 300 350 आप रन मुसलसल खाते हो अपनी बॉलिंग में, क्योंकि आपकी प्लानिंग नहीं है। ये वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो भाई, इस साल वर्ल्ड कप है। इस साल तुम्हारे सामने दुनिया की टॉप टीमें हैं। इस साल स्लो पिचेज हैं, लो बाउंसी पिचेज हैं, होशियार कप्तान है और मैनेजमेंट है जो हर खिलाड़ी पे काम करके आई है। रिजवान पे काम किया ना वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप में रिजवान पे बॉलरों ने काम किया। आप साउथ अफ्रीका के गेम उठाइए, एक गेम वेन पार्लेल ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली, रिजवान पीछे हुए, कट मारा, पॉइंट के ऊपर से चौका। अगली गेंद उसने चौथी स्टंप पे डाल दी कि अब मारो चौका। रिजवान ने वही खड़े खड़े बल्ला उठाया और कट मारा, इनसाइड एज लगी, विकेट पे गई। यही हशर उनका इंग्लैंड के मैच में हुआ, उससे पहले भी हुआ। 3 दफा वो इस तरह से आउट हुए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, आपको पता है शॉर्ट पिच गेंदों का पाकिस्तान के बैट्समैनों के क्या होता है। शॉर्ट पिच गेंद डालो, ये हुक करने की कोशिश करेंगे, विकेट कीपर को कैच देंगे, फाइन लेग पे देंगे, डीप स्क्वायर लेग पे देंगे। बात ये नहीं है भाई। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने वर्ल्ड कप के लिए कौन से बॉलर, कौन से बैट्समैन तैयार किए। आपने खुद फरमाया मिडिल ऑर्डर में मसला है। बिल्कुल मसला है। 5वें नंबर पे कौन खेलेगा?
छठे नंबर सर पे मिडिल कौन खेले। मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो क्या लगता है ये जो हमारा मसला है ये कौन हल कर सकता है? हारिस सोहेल थे, वो तो बिल्कुल वर्ल्ड कप खेलने के लिए आते हैं, बाकी कोई भी बायलैटरल सीरीज हो वो अनफिट हो जाते हैं। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद थे, एक अच्छी चॉइस थे, टी20 में अच्छे फॉर्म में थे और मुझे लगता है कि उनको वनडे में भी आजमाना चाहिए था। अब तो वो वनडे में आ गए हैं, हारिस सोहेल की जगह हो सकता है वो तीसरा वनडे खेले। फिर सऊद शकील हैं, शान मसूद जो ओपनर है हम उनको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक ओपनर है हम उनको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं। तो क्या ये प्लेयर जो है इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो हमारा मसला हल कर सकता है मिडिल ऑर्डर में? देखिए, आपको वो ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। एक गेम में रिजवान खेलेंगे, एक गेम में सऊद शकील खेल लेंगे, तो एक गेम में शान मसूद खेल लेंगे। जो 20 25 30 रन कर जाएगा वो लड़का अगले गेम में आ जाएगा। मैं फिर आपसे यही अर्ज कर रहा हूं प्यारे भाई कि आपके पास लड़के नहीं हैं। ना मौजूदा इंतजामिया ने, ना पिछली इंतजामिया ने इस बात को की कोशिश करी कि हमारा मिडिल ऑर्डर और हमारा ओपनिंग स्टैंड और हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर किसी तरह स्ट्रांग हो जाए। इमाद वसीम को घर भेज दिया आपने। वो तो अल्लाह भला करे सीपीएल का, कि सीपीएल में उस लड़के ने परफॉर्म कर दिया तो आपको वो नजर आ गया, तो आपने उसको न्यूजीलैंड की सीरीज में बुला लिया। अल्लाह भला करे आपका पीएसएल का, कि उसमें उसने परफॉर्म किया अपने बल्ले से, तो उसने लड़कों मजबूर कर दिया आपकी आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है कि उसको लेकर आए न्यूजीलैंड के खिलाफ। आपने कोशिश की नहीं, आपने लड़के पैदा किए ही नहीं, आपने लड़कों को ग्रूम किया ही नहीं। ये मसला न सिर्फ इंतजामिया का है बल्कि आपके कप्तान का भी है। प्यारे भाई, एक कप्तान था आपका इमरान खान, डायरिया हुआ उसको, गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ, पेट खराब हुआ, वर्ल्ड कप से पहले घर में लेटा टीवी देख रहा था पीटीवी पे। वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट के गेम चल रहे थे, कायदे आजम ट्रॉफी के या कोई भी गेम था। वहां उसने लड़कों को देखा कि ये अच्छी बैटिंग कर रहा है इंजमाम उल हक, ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है वकार यूनुस। उसने फौरन जावेद मियांदाद को फोन किया, जावेद मियांदाद और लोगों ने आपस में बात करी और उन दोनों लड़कों का अगले दिन का गेम देखने वो पहुंच गए कजाफी स्टेडियम लाहौर। फिर उनको नेट्स में प्रैक्टिस करवाई कि कराओ, खिला के दिखाओ मुझे तुम कैसी फास्ट बॉलिंग को खेलोगे, कैसे लेग स्पिनर को खेलोगे। अच्छा जी, बहुत अच्छा खेला। आधे घंटे उन्होंने इंजमाम उल हक साहब ने, पता ही चला उन लड़कों को उठा करके वर्ल्ड कप में ले गए, क्योंकि कप्तान थे, फिक्रमंद थे, उनको तकलीफ हो रही थी कि वही तकलीफ जो आपको हो रही है इस वक्त और मुझे हो रही थी कि मेरे पास मिडिल ऑर्डर में खिलाड़ी नहीं है। लेकिन सर आपने कप्तान की बात की, तो क्या अभी जो रिसेंट जो बाबर आजम कप्तान है क्या वो इतने पावरफुल हैं इमरान खान जितने कि वो इस तरीके से फैसले कर सके? मैं बाबर आजम कप्तान ही नहीं मानता। कप्तान ही नहीं है बाबर आजम। बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है, T20 का, वर्ल्ड का, टेस्ट मैचों का, वनडे का नंबर 1 खिलाड़ी है और आज तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैलेंट है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैलेंट है बाबर आजम। लेकिन 336 रन, जो 185 रन की पार्टनरशिप बन रही है, मैं छोड़ दे, मैं क्या समझता हूँ। आप एक कप्तान की हैसियत से अपने दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी, नंबर 1 बॉलिंग अटैक लेके चल रहे हैं। क्या आप में इतनी अकल नहीं है कि अपने लड़कों को, अपने बॉलर्स को आप एक पूरा प्लान दें कि जी फला खिलाड़ी का ऑफ स्टंप नहीं चल रहा, फला खिलाड़ी के वीक पॉइंट ये है, कवर पे मैं एक फील्डर लेता हूं, एक स्लिप लेता हूं, एक शॉर्ट थर्ड मैन लेता हूं, तो मुझको शॉर्ट गेंद या फुल लेंथ गेंद जो है ऑफ स्टंप पे डालूं। सर जी टाइम टाइम बहुत कम है और टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। मैं चाहूंगा थोड़ी सी बात हम एहसानुल्लाह के हवाले से करें। एहसानुल्लाह उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया, टी20 फॉर्मेट में परफॉर्म किया और अब उनको उठाकर हम वनडे में डेब्यू करवा दिया और वनडे में कोई प्लान नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल जिस तरीके से गेंदे कर रहे थे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, शॉर्ट गेंदे थी, वाइड गेंदे थी और कोई प्लान नजर नहीं आया। तो वनडे में डेब्यू करवाया गया जो परफॉर्म करके आया है टी20 फॉर्मेट में। बिल्कुल ठीक, तो मैं कह रहा हूँ भाई कोई प्लान नहीं है ना। प्लान कौन देता है? आपकी टीम की इंतजामिया देती है, कप्तान देता है। एहसानुल्लाह बेचारा कल का बच्चा पहली दफा वनडे खेल रहा है। आप उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उसके साथ एक दिन पहले बैठ के वीडियोस देखें, उन तमाम लड़कों की, उन तमाम बैट्समैनों की जिनको उसको गेंद करनी है। लेकिन सर क्या एक यंगस्टर को पिंडी की पिच पर वनडे में डेब्यू कराना क्या यह दुरुस्त फैसला है? बुरी बात नहीं है, मतलब एक भाई लड़का है, टैलेंटेड है, उसको खिलाएं, उसको बनाए। देखिए भाई, लड़के बनाए जाते हैं प्यारे भाई। हर कोई घर से रॉ टैलेंट लेके आता है, उन पर मेहनत की जाती है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। पहले ही दिन आके 5 विकेटें कोई नहीं ले लेता वनडे के अंदर। आपका कप्तान, आपकी इंतजामिया, आपका कोच आपके बॉलर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानता है।
दूसरी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना चाहिए ताकि उस लड़के को कॉन्फिडेंस मिले। मोहम्मद आसिफ भी तो गया था पहले टेस्ट मैच के अंदर, उसने क्या किया था ऑस्ट्रेलिया में, पहले वनडे में क्या किया था, इससे ज्यादा बुरी हालत हुई थी उसकी मोहम्मद आसिफ की। लेकिन आज दुनिया उसको बॉलिंग का जादूगर के नाम पे जानती है। सर इसलिए इस सीरीज से थोड़ा सा हटके अगर हम बात करें, आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे सिंध की क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि हम सिंध टीवी पे बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सिंध की क्रिकेट के हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि हमने देखा है कि कितने साल हमने वेट किया। एक सिंधी बोलने वाला लड़का टीम में आया, डेब्यू किया, डेब्यू पे 3 विकेटें हासिल की उन्होंने और सिर्फ एक ही मैच मिला, और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 3 विकेटें लेने के बाद वो कोई T20 मैच नहीं खेला। फिर उस उठा के दूसरे फॉर्मेट में डाला गया, तीसरे में डाला गया और फिर आकर उसको बाहर कर दिया गया। इस तरीके से शाहनवाज दहानी है, PSL में खेल कर आए, फिर जब वो अपने पीक पे थे डेब्यू नहीं कराया गया, फिर टेस्ट जाकर उसको खिलाया गया। तो जिस तरीके से हम जाया कर रहे हैं प्लेयर्स को, या फिर ओवरऑल सिंध के क्रिकेटर्स आगे क्यों नहीं आ पाते, आपके साथ क्या लगता है, क्या वजह है इसकी? प्यारे भाई, सिंध के क्रिकेटर, आप जरा दोबारा से कहिएगा जुमला, कितने क्रिकेटर हैं सिंध में, आबादी कितनी है सिंध की, और सिंध के क्रिकेटर कितने, जरा ये बात आप मुझे बता दीजिए, अपने नाजरीन को भी बता दीजिए। सर टैलेंट बहुत है। जिस तरीके से शाहनवाज दहानी आया है, वहां पर लाड़काना में कोई इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं है। दूसरे लड़के इस वक्त आ रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन भाई साहब आपने लफ्ज क्रिकेटर इस्तेमाल किया है ना, जी, कितने क्रिकेटर पैदा किए सिंध में पिछले 5 सालों के अंदर? 2। जो कौमी टीम तक पहुंचे हैं सिर्फ 2 जो टीम तक पहुंचे। भाई आपकी कोई हैसियत नहीं है, भाई आप किसी गिनती में नहीं हो। जुल्म है आपके साथ, न सिर्फ आपके साथ बल्कि बलूचिस्तान के साथ, इंटीरियर सिंध के साथ, इन बच्चों के साथ, इनकी आइंदा आने वाली नस्लों के साथ। आप लोग की कोई हैसियत नहीं है। बीबी शहीद भुट्टो के अपने गांव में, अपने शहर में एक जगह ऐसी नहीं है क्रिकेट खेलने की जहां से वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास बॉलर प्रोड्यूस हो। पाकिस्तान की शहरग है क्रिकेट, पाकिस्तान की पल्स है क्रिकेट। ये बात बीबी भी जानती थी, ये बात मौजूदा इंतजामिया और हुकूमत भी जानती है, लेकिन आपके लड़कों की क्रिकेट की कोई या उनकी सलाहियतों की किसी किस्म की कोई कदर है ही नहीं। आप लोग इस काबिल, ये हुकूमत आपको इस काबिल ही नहीं समझती कि आपके बच्चों को एक ऐसा माहौल दिया जाए जहां पे उनके टैलेंट की हौसला अफजाई हो, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। शाहनवाज दहानी जैसा शहजादा, शाहनवाज दहानी के चेहरे पे मुस्कुराहट यहाँ से लेके यहाँ तक आती, दुनिया का हर क्रिकेटर उससे हाथ मिलाने के लिए बेचैन होता है। मैंने लाइव देखा है उसको, मैं उन इंटरनेशनल क्रिकेटर से मिला जिनके खिलाफ शाहनवाज दहानी खेला है। उस लड़के ने सिर्फ प्यार बांटा। जब जब वो फील्ड में गया, उसने अपनी टीम में और मुखालिफ टीम में, दोनों टीमों के खिलाड़ियों में सिर्फ प्यार और मोहब्बत बांटी, जो सिंध का पैगाम है, जो हमारी गलियों का, हमारी नस्लों का पैगाम है। उस लड़के को उठा के साइड पे फेंक दिया क्योंकि वो लड़का जानने वालों का दोस्त नहीं है, क्योंकि उसके जानने वाले बैठे हुए नहीं है सिलेक्शन कमेटी में। ये है आपका सिस्टम, ये है आपका सिस्टम। बीबी शहीद भुट्टो के शहर में क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, आपका वजीर खारजा है सर, आपका वही बीबी शहीद भुट्टो का बेटा आपके मुल्क का वजीर खारजा है। उसके एक जहाज की जो ट्रिप होता है यूरोप का, अमेरिका का, उसमें एक स्टेडियम बन जाए, अकेला जहाज लेके जाता है वो। ये है हालत आप लोगों की, और सर ये बस है वो। हम दुआ कर सकते हैं कि जो सिंध के क्रिकेटर्स हैं वो आगे आए, और सिंध हुकूमत ने एक कोशिश तो की है सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से। अब दुआ है कि उसमें कोई लॉलीपॉप ना हो, मौका मिले प्लेयर्स को। वोट दे के आगे लाते हो आप, उन लोगों को वोट दे के आगे लाते हो जो आपकी औलादों के हाथ से क्रिकेट के बल्ले छीन लेते हैं, जो आपकी औलादों के टैलेंट को जाया करके दफन कर देते हैं, और अपनी औलादें जैसी भी हो उनको वजीर खारजा बना देते हैं। क्यों नहीं समझते आप लोग यार? आप लोग समझ में बात क्यों नहीं आती कि आप लोग की कोई हैसियत नहीं है उनके सामने। सर हमारे उन्होंने बच्चे एक आखिरी कोशिश की है उन्होंने सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से। अब दुआ करते हैं कि उसमें कोई लॉलीपॉप ना मिले और प्लेयर्स को चांस मिले। दुआ करे, दुआ करे। मैं चाहता हूं 10 और शाहनवाज दहानी आए। बादशाह बच्चा है, बादशाह जाहिद महमूद बादशाह है, बादशाह। सलाम है उस माँ को जिन्हें शाहनवाज दहानी और जाहिद महमूद जैसे बच्चे पैदा किए हैं, उन हालात में जिनके पैरों में जूते नहीं है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जाते हैं वो। मैं सलाम पेश करता हूँ उस धरती को कि जो ऐसे बच्चे पैदा करती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हिते वक्त थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ।